हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के आव्यूह की संकल्पना और दो आव्यूहों की समानता पर कुछ बात की थी और इन्हीं संकल्पनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे पहली प्रश्नावली के। अब हम आव्यूहों पर जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं उसका आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे संक्रिया है योग की संक्रिया, व्याकरण की संक्रिया या अंतर जिसे हम कहते हैं, गुणन की संक्रिया। ये तीन प्रकार की संक्रियाओं का हम यहाँ पर बात करेंगे और किसी आव्यूह को अगर हम किसी अदिश से गुणा कर देते हैं तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, इस पर हम आज बात करेंगे। पहली बात, आव्यूहों का योग कैसे परिभाषित होता है, कब परिभाषित होता है। अगर हम दो आव्यूहों को जोड़ना चाहें तो उनका योग कैसे परिभाषित होता है, कैसे हम उनका योग करेंगे और कब योग परिभाषित होता है। दो आव्यूहों का योग तभी परिभाषित होता है जब उन दोनों की कोटि समान हो, उन दोनों आव्यूहों का क्रम समान हो। अगर आव्यूह A m/n कोटि की है और आव्यूह B m/n कोटि का, तभी इन दोनों का योग संभव है। अगर उनकी कोटियां समान नहीं है तो ये आव्यूहों का योग परिभाषित नहीं होता है। अब योग कैसे करेंगे। एक आव्यूह हमारे पास ये है, मान लिया इसकी कोटि है, इसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है, 2/3 का है और आव्यूह B भी 2/3 कोटि का आव्यूह है। तो इनकी कोटियां समान है तो इन आव्यूहों को हम योग कर सकते हैं। जब हम इनका योग निकालते हैं तो इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। संगत अवयव का मतलब हुआ इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव से जुड़ेगा, ये संगत अवयव कहलाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी, यानी A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। इस प्रकार से इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं तो ये आव्यूहों का योग कहलाता है। उसी प्रकार जब हम आव्यूहों का अंतर निकालते हैं तो अंतर भी तभी संभव होगा जब दोनों की कोटियां समान है। इन दोनों आव्यूहों की कोटि समान होगी तभी इन दोनों आव्यूहों का अंतर जो है परिभाषित होगा। जब हम अंतर निकालते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ योग किया था, यहाँ अंतर हो जाएगा। तो हम इसी में कह सकते हैं A प्लस B इतना है। अगर मैं A माइनस B कहता हूँ तो संगत अवयव जो है A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23। इस प्रकार से आव्यूहों के अंतर को हम परिभाषित करते हैं। दूसरा गुण है, किसी आव्यूह को अगर किसी अदिश से गुणा कर देते हैं। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, अदिश से गुण, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। अदिश का मतलब यहाँ पर वेक्टर स्केलर से मतलब नहीं है। अदिश का मतलब है कोई संख्या। अगर किसी संख्या से अगर हम किसी आव्यूह को गुणा कर देते हैं तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, गुणा जो है आव्यूह में किस प्रकार से व्यवहार करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह A है जिसके अवयव 2013 है। अगर इस आव्यूह को किसी संख्या 2 से गुणा करते हैं, अगर हम 2A करते हैं तो इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2 से ये भी गुणा होगा, जैसे 2 दूना 4, 0, 2, 6, ये आव्यूह 2A हो जाएगा। इन सिंपल कहें, अगर हमें आव्यूह KA करना है तो इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव A से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K, 0K, 3K। इस प्रकार से हम आव्यूहों का सदिश गुणन इस प्रकार से होता है। अब अगर किसी आव्यूह का अदिश गुणन इस प्रकार से होता है, यानी किसी आव्यूह को किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस संख्या से गुणा हो जाता है। दूसरी बात, अगर किसी आव्यूह में हम कोई संख्या कॉमन लेना चाहते हैं, उभयनिष्ठ अवयव हम उसमें से निकालना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह मान लिया ये है, कोई आव्यूह B मेरे पास है जिसके अवयव मान लिया ये हैं 2, 6, 8, 12, ये हमारे पास आव्यूह है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी पहली पंक्ति में भी 2 कॉमन है और दूसरी पंक्ति में भी इसमें 2 कॉमन है। यहाँ 4 जरूर कॉमन है लेकिन इस 4 को कॉमन नहीं ले सकते हैं।
अब इस आव्यूह में से अगर इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ है तो उसको हम आव्यूह के बाहर लिख सकते हैं। तो बी को मैं ऐसे लिखता हूं, 2 गुणा आव्यूह 1 3 4 6 ऐसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 2 से मैं इसको गुणा करता हूं तो प्रत्येक अवयव गुणा हो जाता है। अगर कोई संख्या आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उभयनिष्ठ है तो उसे हम आव्यूह के बाहर लिख सकते हैं। तो आव्यूह बी को मैं ऐसे लिखता हूं, 2 गुणा आव्यूह 1 3 4 6। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। किसी आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करने का ये तरीका है, ये इसकी प्रवृत्ति है। किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह से क्या मतलब है? आव्यूह का ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह का मतलब हुआ कोई आव्यूह ए है, उसका ऋण आव्यूह -a कहलाएगा सिंपली। किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह -a, यानी आव्यूह हमारे पास a = इतना है, तो माइनस अगर a बराबर हमारे पास आव्यूह है, अगर a बराबर आव्यूह हमारे पास है 2 1 3 4, अगर माइनस ऑफ आव्यूह a कह रहे हैं तो ये हुआ -1 × a, यानी इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा। तो माइनस ऑफ a = हमारे पास हुआ -2 -1 -3 -4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह दिखा सकते हैं। अब योग के गुणधर्म क्या है, इसके बीजगणितीय गुणधर्म क्या है? आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूहों के योग के गुणधर्म क्या है? आव्यूहों के योग के गुणधर्म क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात तो यह है कि आव्यूहों का जो योग होता है वह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी आव्यूह a + b = b + a हम लिख सकते हैं। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ये शर्त ये होनी चाहिए, पहले a + b परिभाषित होना चाहिए, यानी ये a और b का योग कब परिभाषित होगा? जब उनके दोनों की कोटि समान होगी, तभी ये a + b परिभाषित होगा, तभी b + a भी परिभाषित होगा। यदि a + b परिभाषित है तो a + b और b + a दोनों बराबर होंगे। पहली बात यह है। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी a b c हमारे पास 3 आव्यूह हैं, अगर उनकी कोटि समान है तभी हम इन तीनों का योग कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि a + b + c, यानी a और b का योग करें, उसमें c को ऐड करें, तो दैट = होता है a + b + c के बराबर होता है। ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरी बात है, आव्यूह में योग का तत्समक क्या है? योग का तत्समक, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, जब हम संबंध और फलन पढ़ रहे थे, द्विआधारी संक्रियाओं में इस तरह की बातें हमने करी थी कि योग का तत्समक, योग का तत्समक का मतलब है वो आव्यूह, अगर योग के तत्समक को किसी आव्यूह में जोड़ा जाए तो आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो योग का तत्समक हुआ। तो किसी आव्यूह में अगर हम शून्य आव्यूह को जोड़ते हैं तो वो आव्यूह अपरिवर्तित रहता है। तो शून्य आव्यूह को हम योग का तत्समक कहते हैं। a + 0 = 0, a + 0 = a = 0 + a के बराबर होता है। तो इस o को, शून्य आव्यूह को हम योग का तत्समक कहते हैं। अब योग का प्रतिलोम क्या है? आव्यूह के योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब है ऋण आव्यूह। प्रतिलोम किसी आव्यूह a का योग का प्रतिलोम उसका ऋणात्मक आव्यूह होगा, क्योंकि a + -a = शून्य आव्यूह होगा। तो किसी आव्यूह के योग का प्रतिलोम आव्यूह उसका ऋणात्मक आव्यूह, सिंपली उसका ऋणात्मक आव्यूह होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है आव्यूहों को आपस में गुणा कैसे करें। पहले तो था आव्यूहों का योग कैसे परिभाषित होगा, आव्यूहों का अंतर कैसे परिभाषित होगा, ऋणात्मक आव्यूह क्या है,
आव्यूह को किसी अदिश से अगर गुणा करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे है, किस प्रकार से गुणा होता है। अब आव्यूह के योग के कुछ गुणधर्म थे। अब अगली संक्रिया है, दो आव्यूहों को हम गुणा कैसे कर सकते हैं और गुणन कब संभव है। आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन यानी दो आव्यूहों का गुणन कब परिभाषित है, अगर परिभाषित है तो गुणन किस प्रकार से होगा, कैसे हम उनको गुणा करेंगे। शर्त यह है कि दो आव्यूह को आपस में गुणा किया जा सकता है यदि पहली आव्यूह, जब आव्यूहों को हम गुणा करेंगे, हमारे पास ए और बी दो आव्यूह हैं, तो हम इनको गुणा करेंगे तो ए बी होगा। तो ए और बी का गुणन, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित होगा, इनका गुणन तभी परिभाषित होगा जब प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी ये दोनों आव्यूहों का गुणनफल ए बी परिभाषित है। मतलब ये होगा कि आव्यूह ए की कोटि अगर m/n है, इसमें स्तंभों की संख्या n है, तो दूसरे आव्यूह को अगर इसके साथ गुणा करना है तो गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब इस आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या n होगी। कोटि भले इसमें स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तभी आव्यूह ए इंटू बी परिभाषित होगा। पहली शर्त यह है। दूसरी बात यह है, अगर ए बी परिभाषित है तो क्या बी ए भी परिभाषित होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर बी पहला आव्यूह है और बी की जो कोटि है वो है n/p और ए की जो कोटि है वो है m/n। तो यहां पर यह शर्त पूर्ण नहीं हो रही है। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या p है और दूसरे आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या m है, p और m बराबर नहीं है, तो ये आव्यूहों का गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। तो दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। अब गुणा करके जो आव्यूह मिलेगा a इंटू बी, उसकी जो कोटि होगी वो सिंपली ये स्तंभों और पंक्तियों को हटा दीजिए, जो पहले आव्यूह में पंक्तियां और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या ही उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या होगी, यानी इसकी कोटि m/p हो जाएगी। तो नया जो आव्यूह मिलेगा ए और बी को गुणा करके आव्यूह ए बी जो मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी m/p। इस प्रकार से हम आव्यूहों के गुणन को परिभाषित करते हैं। अब एक चीज देखते हैं, गुणा करेंगे कैसे। दो आव्यूहों को आपस में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा कैसे करेंगे, जरा एक आव्यूह को हम गुणा करके देखते हैं। दो आव्यूहों को आपस में हम गुणा करके देखते हैं। एक आव्यूह हम ले लेते हैं कोई, सपोज 1 2 3 1 5 1, यानी इसकी कोटि है, आव्यूह ए की कोटि है, इसमें दो पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ हैं, ये 2/3 है। अब दूसरा आव्यूह अगर उसके साथ अगर उसको हम गुणा कर रहे हैं तो उसमें पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए, यानी वो आव्यूह हमारे पास इस तरह से हो सकता है 1 0 2 1 1 3, यानी इसमें पंक्तियां जो हैं इसमें 3 है और स्तंभ कितने भी हों, इट डजंट मैटर। तो इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और इसकी जो कोटि है वो 3/2 इसकी कोटि है। तो इसमें पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणनफल संभव है। अब गुणा कैसे करते हैं, जैसे देखिए a इंटू बी जब हम निकालते हैं तो गुणा ऐसे परिभाषित होता है। पहला आव्यूह है 1 2 3, दूसरा आव्यूह है पहली पंक्ति है 1 2 3, दूसरी पंक्ति है 1 5 1। इसको गुणा कर रहे हैं दूसरे आव्यूह से हम, इसकी पहली पंक्ति 1 1, दूसरी पंक्ति 0 1, तीसरी पंक्ति 2 3 है। जब हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे इस बात को समझिए। पहली पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ देंगे। मतलब ये हुआ पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा 1 into 1 प्लस दूसरा पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा 2 गुणा 0, यानी ये इससे गुणा होगा। अब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव से पहले स्तंभ का तीसरा अवयव गुणा होगा प्लस
3 इंटू 2। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ को गुणा करेंगे तो ये पहले पंक्ति का पहला अवयव देगा। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा कर देंगे। ठीक है, पहला अवयव मिलेगा कैसे? पहली पंक्ति से अगर पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ देते हैं तो ये गुणनफल के पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ेंगे, यानी 1 से 1 गुणा होगा, 1 एकम 1 गुणा 1 धन 2 गुणा 1, ये पहली पंक्ति का पहले अवयव से दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव 2 गुणा 1। अब पहली पंक्ति के पहले धन 3 गुणा पहली पंक्ति का तीसरे अवयव से दूसरे स्तंभ का तीसरा अवयव 3 गुणा 3। पहली पंक्ति के अवयव ये हो गए। अब दूसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे तो बिल्कुल वही तरीका होगा। पहला अवयव निकालने के लिए दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा होगा, दूसरा अवयव मिलेगा। तो 1 गुणा 1 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव से गुणा करेगा, धन 5 गुणा 0 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 5 गुणा 0 धन 1 गुणा 2 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव से पहली पंक्ति का तीसरा अवयव गुणा हो 1 गुणा 2, ये पहला अवयव हो गया, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, यानी 1 गुणा 1 धन 5 गुणा 1 धन 1 गुणा 3, इस तरह से गुणा हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा 1 धन 0 धन 6 1 धन 2 धन 9 1 धन 0 धन 2 1 धन 5 धन 3। अब सरल कर दें इसको, 6 1 7 9 2 11 1 12 2 1 3 5 3 8 1 9, ये आव्यूहों का गुणनफल हो गया। देखिए इसकी कोटि थी 2/3, इसकी कोटि थी 3/2, अब बचा 2/2, तो गुणनफल का जो आव्यूह होगा उसकी कोटि हो जाएगी 2/2 कोटि का ये आव्यूह हो जाएगा a इंटू बी। तो क्या यहां पर b इंटू ए संभव है? b इंटू ए बी गुणनफल इसका संभव है। देखिए इसकी कोटि है, b की कोटि है 3/2 की और a की कोटि है 2/3 की। तो पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो बी भी परिभाषित है। यहां पर ये सदैव पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये यहां पर हमें दिख रहा है कि इस गुणनफल में ए भी परिभाषित है और बी भी परिभाषित। अगर मैं बी इंटू ए आव्यूह निकालता हूं तो ये क्या होगा? आव्यूह बी का मतलब, पहले आव्यूह इसको लिखें 1 1 0 1 2 3, ये पहला आव्यूह है बी, और ए आव्यूह है 1 2 3 1 5 1। जब हम गुणा करेंगे, इसको गुणा कैसे करेंगे कि पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ देंगे, वो पहला अवयव देगा। फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ देंगे, दूसरा अवयव देगा। फिर पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ को इसी प्रकार से गुणा करके जोड़ देंगे, वो तीसरा अवयव देगा। कैसे? पहली पंक्ति से पहला स्तंभ यानी 1 गुणा 1 धन 1 गुणा 1, पहली पंक्ति से इससे ये गुणा हो, पहली पंक्ति के पहले अवयव से पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से, यानी 1 गुणा 1 धन 1 गुणा 1, ये पहला अवयव हो गया। फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ 1 गुणा 2 धन 1 गुणा 5, फिर पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ 1 गुणा 3 धन 1 गुणा 1, ये पहली पंक्ति के अवयव हो गए। 1 गुणा 3 धन 1 गुणा 1। अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे तो पंक्ति हमेशा वही रहेगी, स्तंभ बदलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ, पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ बदलेंगे। उस प्रकार से पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव देंगे। अब जब हम दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे हमें। तो दूसरी पंक्ति से अगर हम पहले स्तंभ को गुणा करेंगे तो पहला अवयव मिलेगा 0 गुणा 1, पहला अवयव, धन
1 गुणा 1, ये पहला अवयव हुआ। दूसरा अवयव, अब दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, 0 गुणा 2 धन 1 गुणा 5, ये इससे ये गुणा होगा। और तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, 0 गुणा 3 धन 1 गुणा 1, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हुए। दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को गुणा किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को गुणा किया, आपस में जोड़ लिया, इस संगत पहले दूसरे तीसरे अवयव में प्राप्त होंगे। अब अगर तीसरी पंक्ति के अवयव ज्ञात करने हैं तो तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ बदलेंगे। अगर पहले पंक्ति स्तंभ को गुणा करेंगे तो पहला अवयव मिलेगा, हम दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव मिलेगा, हम तीसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो तीसरा अवयव मिलेगा। तो ये हो जाएगा, पहला अवयव चाहिए 2 गुणा 1 धन 3 गुणा 1, तीसरी पंक्ति से पहला स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ सॉरी, 2 गुणा 2 धन 3 गुणा 5, और तीसरा अवयव 2 गुणा 3 धन 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, 3 से 1 को गुणा किया, 2 गुणा 3 धन 3 गुणा 1। अब इनको सरल करके जोड़ लीजिए, 1 धन 1, 2 धन 5, 3 धन 1, ये 0 धन 1 1, 5 धन 0 या 0 धन 5 लिख लेते हैं, और यह आया 0 धन 1, 0 धन 1, यह आया 2 धन 3, 4 धन 15, 2 दूना 4, 3 पंचे 15, और ये आखिर वाला आया 2 3 6 धन 3। तो बराबर आया ये 2 5 2 7 3 1 4 1 5 1 3 2 5 15 4 19 और 6 3 9, ये अवयव आया। इसकी कोटि क्या है? 3/3, क्योंकि देखिए ए की कोटि थी, हमें चाहिए बी ए, तो बी की कोटि हमारे पास थी 3/2 और ए की कोटि हमारे पास थी 2/3। तो गुणनफल के बाद ये दोनों हट गए जो कॉमन है दोनों में, तो पहली में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ से जो नया अवयव बनेगा वो बी ए की कोटि अपने आप 3/3 हो जाएगी। बी ए की कोटि 3/3 हो गई, जो बात हमने बेसिकली कही थी कि अवयवों का गुणनफल जो है, यदि a m/n b n/p है तो a भी परिभाषित है, तो ए बी का जो कोटि हो जाएगी वो हो जाती है m/p, यही बात यहां मिला होगी। तो यहां पर गुणनफल पॉसिबल था, तो हमेशा जो है गुणनफल बराबर नहीं होता है। और दूसरी बात हमने एक चीज यहां देखी कि अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं है। देखिए अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हमने ये देखा कि अवयवों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अवयवों का गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस पर हम बात करेंगे, गुणधर्म जब हम बात करेंगे तो इस पर हम फिर एक बार फोकस करेंगे। कभी ये पूछा जाता है दो अशून्य अवयवों का गुणनफल शून्य अवयव हो सकता है? यानी दो अवयव हैं ए और बी, इनको गुणा करके क्या एक शून्य अवयव आ सकता है? जबकि ए भी शून्य अवयव नहीं है और बी भी शून्य अवयव नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन अवयवों का गुणनफल शून्य है? ये पॉसिबल है। यदि हम किसी अवयव के किसी पंक्ति या स्तंभ को शून्य कर देते हैं और दूसरे अवयव में भी संगत पंक्ति और स्तंभ को शून्य कर देते हैं, तो अवयवों का गुणनफल जो है शून्य होता है। मैंने एक अवयव माने ऐसे ले लिया 0 0 1 2, एक अवयव लिया, शून्य अवयव नहीं है। दूसरा अवयव मैंने इस तरह से ले लिया कि 1 3 0 0, ये भी शून्य अवयव नहीं है। यानी इसमें दूसरी पंक्ति 0 थी, इसमें पहला स्तंभ 0 था। यानी कोई पंक्ति और स्तंभ किसी अवयव में 0 है और दूसरे अवयव में कोई पंक्ति और स्तंभ अवयव 0 है। तो जब हम इनको गुणा करते हैं तो इन अवयवों का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ये 0 1 0 2 पहला अवयव है और बी अवयव है 1 3 0 0। जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा? पहला अवयव होगा 0 × 1 0,
प्लस 1 इंटू 0 0। दूसरा अवयव हो जाएगा पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे, 0 गुणा 3 0, धन 1 गुणा 0 0, धन 0। अब दूसरी पंक्ति का अवयव हमें चाहिए तो दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करेंगे, 0 गुणा 1 0, धन 2 गुणा 0 0। अब दूसरा अवयव चाहिए दूसरी पंक्ति का तो दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 गुणा 3 0, धन 2 गुणा 0 0 बराबर ये शून्य अवयव है। यानी दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल भी शून्य हो सकता है। उसमें ध्यान ये रखनी है कि जो अशून्य आव्यूह है इसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ उसको शून्य कर देते हैं तो आव्यूहों का गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल क्या, इसके गुणधर्म क्या है। पहली बात तो यह है कि हमने अभी देखा कि एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा ये साहचर्य नियम का लेकिन पालन करता है यदि उनका गुणनफल संभव है। यदि a इंटू बी इंटू सी संभव है, ये इस प्रकार से a इंटू बी इंटू सी अगर संभव है तो इन तीनों का गुणनफल हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी इंटू सी बराबर a इंटू बी सी के बराबर होता है। यानी आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। शर्त यह है कि ये गुणनफल संभव होना चाहिए कि ए बी, इनका गुणनफल पॉसिबल होना चाहिए। ए बी इंटू सी इनकी जो कोटि है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनका गुणनफल अगर परिभाषित है तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। दूसरा वितरण नियम का पालन करते हैं। एक नई चीज आ रही है कि ये आव्यूह जो है वितरण नियम का पालन करते हैं। यानी a इंटू बी प्लस सी, यदि b और c दो आव्यूह हैं जैसे संख्याओं में होता है, किसी संख्याओं को 2 गुणा a प्लस बी बराबर 2a धन 2b हो जाता है, उसी प्रकार से अगर दो आव्यूह हमारे पास b और c इस प्रकार से हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको अगर किसी आव्यूह a से हम गुणा कर रहे हैं तो a इंटू बी प्लस सी बराबर हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी जो गुणन है आव्यूहों का वह योग पर वितरित हो जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी इंटू ए बराबर हो जाएगा बी ए प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। ये वितरण नियम का पालन करता है। और गुणन का तत्समक एक बात है, जैसे योग का तत्समक शून्य आव्यूह था तो गुणन का तत्समक है क्या, आव्यूहों के समुच्चय है गुणन का तत्समक। तो गुणन का तत्समक जो है तत्समक आव्यूह, गुणन का तत्समक, इससे हम तत्समक आव्यूह जब हम बात कर रहे थे आई को गुणन का तत्समक कहते हैं। यानी किसी आव्यूह को यदि हम किसी तत्समक आव्यूह से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तत्समक आव्यूह होगा उसकी कोटि उसी के अनुरूप होनी चाहिए कि जिस यानी इसकी कोटि वही होनी चाहिए जो कि आव्यूह ए में जितने स्तंभ हैं वही कोटि तत्समक आव्यूह की होनी चाहिए। जो तत्समक आव्यूह है ये एक अदिश आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है और साथ में क्योंकि अदिश है तो ये एक वर्ग आव्यूह भी है। तो एक वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 है, अन्य सभी अवयव शून्य हैं। जैसे हमने उसमें बात की थी I1 का मतलब हो गया केवल एक अवयव होगा। I2 अगर द्वितीय कोटि का आव्यूह है तो इसमें 1 0 0 1 इसके अवयव हो जाएंगे। अगर तृतीय कोटि का तत्समक आव्यूह है तो इसके अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तत्समक आव्यूह है। लेकिन ये गुणनफल तभी संभव होगा जब A में स्तंभों यानी I की जो तत्समक आव्यूह की कोटि वही होगी जो आव्यूह A में स्तंभों की संख्या है, तभी ये गुणनफल संभव होता है। तो इसे गुणन का तत्समक कहते हैं। A इंटू आई इक्वल टू A इक्वल टू I इंटू A आव्यूह के समुच्चय में गुणन का तत्समक आव्यूह है। तो इस पर एक्सरसाइज फिर करते हैं।